पढ़ लेते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। अभी हिंदी हम लोग पढ़ लिए हैं, केमिस्ट्री में भी जो आप पढ़े हैं, बहुलक पढ़े हैं, जैव अणु पढ़े हैं और हमारे दैनिक जीवन में रसायन पढ़े हैं और पढ़ करके आए हैं 3 से 4 दिनों में, जिसका आप सब्जेक्टिव टेस्ट दीजिएगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। लेकिन 3 से 4 दिन में जो आपने माइंड सेटअप बनाया हुआ है इन 3 एक्सरसाइज के लिए, आज उसको फिजिक्स और हिंदी पढ़ा करके मैंने सब क्या कर दिया, गुड़ दही गोबर कर दिया है। इसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे और तब टेस्ट लेंगे किसका, केमिस्ट्री का, इन्हीं 3 चैप्टर्स का। तब देखेंगे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप कितना फैक्चुअल हैं, आप कितना तथ्यों पर अपनी कमांड को रखे हुए हैं, और तब उसका टेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल, जय भवानी, देखा जाए देखा जाए। स्काई वेव संचार आधारित होता है। स्काई वेव, वेव लिखा हुआ है, इसको ऐसे बोला जाता है स्काई वेव, ठीक है ना। स्काई वेव संचार आधारित होता है। तो स्काई वेव संचार किस पर आधारित होता है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल में से संचरण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान बताया था कि अंतरिक्ष में जो है वो एक सैटेलाइट होता है, यहाँ एक क्या होता है, तो टावर होता है। यहाँ से जो सिग्नल्स आती हैं वो सीधा कहाँ आती है, तो आयन मंडल में जाती है, टकराती है कई जगह, तब परावर्तित होकर के रिसीव किससे होती है, एंटीना से होती है या नहीं होती है। यानी यह जो है किस पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, मॉडुलन का सही जोड़ा चुनिए कि मॉडुलन का सही जोड़ा क्या होगा। आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलक संकेत, या आवृत्ति मॉडुलन, या आरंभिक कला मॉडुलक संकेत, कला मॉडुलन, या आवृत्ति मॉडुलक संकेत। डी है पल्स मॉडुलन, पल्स स्थिति मॉडुलक संकेत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो पहला है वो है आयाम मॉडुलन। आयाम मॉडुलन जो है यह किससे जुड़ा होता है, तो आयाम और मॉडुलक संकेत से जुड़ा होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद जो आवृत्ति मॉडुलन है वो किससे जुड़ा होता है, तो जो आवृत्ति मॉडुलन होता है उसमें क्या होता है, तो आरंभिक कला और मॉडुलक संकेत दोनों होता है। यानी ये जो ए है उसका जवाब हो गया 1 और ये जो बी है इसका जवाब हो गया 2। इसके बाद अगर हम देखें सी कला मॉडुलन, तो कला मॉडुलन किससे जुड़ा होता है, तो कला मॉडुलन जुड़ा होता है पल्स स्थिति और मॉडुलक संकेत से। इसके बाद है पल्स मॉडुलन, तो ये जुड़ा रहेगा किससे, 3 से। इस तरह से इसको हमने सही सही मिलान कर दिया है। तो सही सही मिलान किया है तो क्रम क्या बना है, क्रम बना है ए का फर्स्ट, तो देखिए ए का फर्स्ट है, आवृत्ति मॉडुलन का सेकंड है तो बी का सेकंड, कला मॉडुलन सी का 4 है तो सी का कितना है, इसमें 4 है, और पल्स मॉडुलन का थर्ड है तो पल्स मॉडुलन का थर्ड है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप जरूर याद रखिएगा, सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड, मॉडुलन से रिलेटेड प्रश्न भी लघु उत्तरीय में पूछता है। अभी हालांकि हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक क्या होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक कितना होता है, तो आयाम मॉडुलन में जो मॉडुलन सूचकांक होता है वह हमेशा कहां से कहां होता है, 0 से 1 होता है। अगर निर्गत नहीं होता है संकेतक तो 0, और निर्गत होता है तो 1। बताए थे ना, अगर कुछ संकेत निर्गत नहीं हो रहा है तो कितना लिखेंगे, 0, और अगर कुछ संकेत निर्गत हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद है कि एंटीना क्या होता है। एंटीना क्या होता है, प्रेरणिक होता है, धारितात्मक होता है, अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोधक होता है, या अनुनादी आवृत्ति के ऊपर प्रतिरोधक होता है। क्या होता है, तो जो एंटीना होता है वह अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोधक का भी काम करता है और अनुनादी आवृत्ति के ऊपर भी प्रतिरोधक का काम करता है। यानी
एक बैलेंस के फॉर्म में रहना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी और डी। अब दोनों है, इसको एक ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है ना, सी और डी दोनों। नेक्स्ट, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015, 2021 और 2025 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण या प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से, अगर 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का नहीं होगा तो टीवी में जो भी चैनल वगैरह आ रहा है वो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना होगा? तो 245 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है ना। और 245 मीटर ऊंचाई है तो इसका कितना दूर तक जो है वह प्रसारण पहुंचेगा? कैसे कैसे रट्टू तोता की तरह। अगर इसका प्रेषण टावर का ऊंचाई 245 मीटर है तो कितनी अधिकतम दूरी तक इसका टावर का जो है वह प्रसारण पहुंचेगा? इसका कुछ सूत्र होगा ना, तो क्या होगा बताइए? पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई, फॉर्मूला हम भी भूल रहे हैं, 245 मीटर है। कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? 56 तो होगा, लेकिन टीवी प्रसारण का वैल्यू रखेंगे, नहीं होगा। चलो इसको बाद में बताएंगे। ऐसे इसका आंसर 56 होगा। कैसे होगा इसका डिस्कशन बताएंगे कल के क्लास में। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या परावर्तन पर, या व्यतिकरण पर? किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फैक्स का क्या अर्थ होता है? फैक्स का अर्थ फुल एक्सेस ट्रांसमिशन होता है, फैक्चुअल ऑटो एक्सेस होता है, या फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, या फीड ऑटो एक्सचेंज होता है? तो इसका जवाब होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? ये क्वेश्चन 2021 और 24 में पूछा गया है। क्षीणता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा जो मात्रक है वह सही है? तो क्षीणता को मापने के लिए जो मात्रक है वो क्या है? डेसिबल है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता भी मापी जाती है, पता है ना। नेक्स्ट, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप आवश्यक है, अर्धचालक आवश्यक है, या उच्च दाब आवश्यक है, या संख्या परिवर्तन आवश्यक है? लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो संख्या परिवर्तन आवश्यक है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं वह प्रायः कैसे संचारित होती हैं? तो यह मुख्य रूप से क्या भू तरंगों के रूप में संचारित होती है, आकाशीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, सतह तरंग के रूप में संचारित होती है, या अंतरिक्ष तरंग के रूप में? तो जो ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव है ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है, ऐसी युक्ति जो मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? कोई ऐसा युक्ति है जो मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोडेम। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होती है? तो संचार उपग्रह की पृथ्वी से जो दूरी होती है वह होती है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, वो 36,000 किलोमीटर। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक संचार में
ध्वनि तरंग का उपयोग होता है या भूकंपीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग, किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। और इस तरीके से ये संचार तरंगे जो है वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये ऐसा संचार तरंग का अध्याय है जिससे बहुत ही कम प्रश्न पूछता है, लेकिन देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो कलेक्शन किया गया है इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने नंबर तक गया है? 14 नंबर तक। यानी इस अध्याय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अभी फिलहाल इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा साधारण परिपथ। इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और अब जो है हम लोग टेस्ट जो आप देने आए हैं वो दीजिए, उस टेस्ट को लेंगे। ठीक है? ठीक है।